The Lost Child. The Lost Child is the first chapter of your book Moment, that is supplementary reading. Okay. The Lost Child is the story of a small child who gets lost in a fair when he visited the fair with his parents. ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में जाता है और वहाँ पे वो क्या होता है, उसके पेरेंट्स उससे ही गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अब क्या होता है इस स्टोरी में, यही दिखाया गया है कि कैसे एक बच्चा शेयर करता है बॉन्ड्स ऑफ लव एंड अफेक्शन विथ हिज पेरेंट्स। बच्चे कैसे अपने पेरेंट्स के साथ लव और अफेक्शन शेयर करते हैं। एंड हाउ डिड वी कम टू नो दिस, इसलिए कि अब जब वो अपने माता पिता के साथ था, व्हेन ही वॉज with his parents, he just demanded a lot of things from his parents. Sometimes he wanted to have sweets, sometimes he wanted to purchase or buy flowers, and sometimes he wanted to some other things, this thing or that thing. Okay. And every time he was refused. He was refused by his parents, by especially by his father. हर बार वो डिमांड करता है और हर बार उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं। ठीक है। आफ्टर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, जब अपने पेरेंट्स से वो अलग हो जाता है, वन स्ट्रेंजर जस्ट पिक हिम अप। ओके। और वो उसे रिलैक्स करने के लिए, सूट करने के लिए उसको बहुत वो सारी चीज़ें ऑफ़र करता है दैट ही अर्लियर वांटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, जो पहले अपने पेरेंट्स से वो चाहता है। लेकिन इस बार वो क्या कर देता है, ही जस्ट रिफ्यूज ऑल दोज थिंग्स एंड जस्ट रिटरेटेड, बार बार एक ही चीज़ वो बोलता है। और वो क्या बोलता है, आई जस्ट वॉन्ट माई फादर एंड मदर। ओके। सो दिस स्टोरी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है लिखने के पहले, मुल्क राजानंद ने लिखा है, इसका ऑब्जेक्टिव है ये शो करना कि कैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करता है बॉन्ड ऑफ लव्स एंड अफेक्शन। बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, ये तो हो गया थीम, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में बता दिया। आप ये जान लो द लॉस्ट चाइल्ड लिखा किसने है, मुल्क राजानंद ने। ही इज़ एन इंडियन राइटर। और पता है ही इज़ बिकम फेमस फॉर हिज 2 बुक्स। एक तो नॉवेल था, नॉवेल था, एक था अनटचेबल और दूसरा कोली। ओके। So now go to now just let's start the story, okay, from the very beginning. एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, मैं इस पर 2 वीडियो बनाऊँगी। एक इसी लेसन को मैं फिर से पढ़ाऊँगी इंग्लिश टू इंग्लिश। इसमें मैंने बाइलिंगुअल यूज़ किया है। इसमें मैं पढ़ाऊँगी उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आपका यूज़ रहेगा। ओके। सो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। देखिए क्या है यहाँ पे। अ चाइल्ड गोज़ टू फेयर विथ हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जाता है, फेयर में। ओके। गो विथ अ फेयर। अ चाइल्ड गोज़ टू फेयर विथ हिज पेरेंट्स। ही इज़ हैप्पी, वो बहुत खुश है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड, बहुत खुश है। जब आप हैप्पी होते हो, एंथुजियाज्म हो एंड बहुत एक्साइटेड होते हो, तो वो भी, ही वॉज ऑल्सो एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड ओवर देयर। डिस्प्लेड यानी जो सजाया रहता है, रिवील शो किया हुआ रहता है, टू गेट द अटेंशन ऑफ पीपल। स्पेशली इसीलिए मेले में ये चीज़ें डिस्प्लेड ही की रहती है कि लोग आएँ और उनको खरीदें। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके लिए नहीं खरीदते हैं। व्हेन देन डज ही रिफ्यूज़, वाई देन डज ही रिफ्यूज़, तो हम लोग अब ये पता करेंगे कि वो क्यों मना करता है। वाई देन डज ही, यहाँ पर ही बच्चे के लिए यूज़ किया गया है। फिर बाद में हम देखेंगे कि जब उसे ये सारी चीज़ें दी जाती है, वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम, जब कोई और उसे ये सारी चीज़ें ऑफ़र करता है तो आखिर वो क्यों मना करता है। सो स्टार्ट द स्टोरी। सी वेरी फर्स्ट पैराग्राफ टेल अस अबाउट द सेटिंग ऑफ द स्टोरी, यानी पहले पैराग्राफ के पहले लाइन में आपके सेटिंग के बारे में दिया हुआ है। सेटिंग यानी किस जगह पे ये कहानी हो रही है। तो ये कहानी है कहाँ पे, ये कहानी है स्प्रिंग सीज़न में, विलेज के स्प्रिंग सीज़न में ये कहानी सेट की गई है। लुक, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग एंड व्हाट हैपेंड फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलिस। एक और वीडियो मैं बनाऊंगी, ठीक है, जिसमें वर्ड मीनिंग, एक और वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है जिसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स इसके समझाए हैं और कुछ और मैं आपको रेस्ट ऑफ द वर्ड मीनिंग्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अब देखो,
यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द विंट्री सेट्स, ये लाइन जो है फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेंस एंड एलिस। पहले इसको एक एक करके देखते हैं। लेंस वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, तो लेंस जो स्ट्रीट होता है, नैरो स्ट्रीट, ओके, ब्रॉड स्ट्रीट नहीं होता, और एलिज भी नैरो पैसेज बिहाइंड और बिटवीन बिल्डिंग, या फिर बिल्डिंग के बीच में, और एलिज यूज़ करते हैं बिल्डिंग के बीच में या बिल्डिंग के पीछे कोई रास्ता होता है उसके लिए। तो नरेटर कह रहा है कि फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेंस एंड एलिस, और यहाँ पे लेंस और एलिस को बोला जा रहा है कि वहाँ पे विंट्री सेट्स था। नैरो लेंस तो ऑलरेडी बताया हुआ है, विंट्री सेट्स यानी ड्यूरिंग विंटर सीजन क्या होता है, पतली गलियों में धूप नहीं जाती है, ओके, इसके लिए यूज़ किया हुआ है। विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेंस एंड एलिस emerged means came out, a gaily clad humanity. Narrator is saying कि स्प्रिंग सीजन था और लोग विंट्री सेट्स मतलब जाड़े के दिनों में पतली गलियों से लोग बाहर निकल रहे थे, और कैसे कपड़े पहने हुए थे, गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। उसमें से कुछ लोग सम वॉक्ड सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग पैदल चल के आ रहे थे, सम रोड ऑन हॉर्सेस कुछ घोड़े पे सवार थे, अदर्स सैट कुछ लोग कहाँ पे बैठे हुए थे आराम से, बिंग कैरीड इन बैम्बू एंड ब्लॉक कार्ट्स, कुछ लोग थे वो ब्लॉक कार्ट में बैठ के आ रहे थे। वन लिटिल बॉय, उसी में नरेटर अब हम लोगों को ले जाता है हमारे प्रोटैगनिस्ट के तरफ। प्रोटैगनिस्ट कौन, जो छोटा बच्चा है उसी पे, प्रोटैगनिस्ट या सेंट्रल कैरेक्टर या मेन कैरेक्टर भी आप बोल सकते हो, जिसके चारों तरफ कहानी घूमती है, उसी पे पूरी आपकी कहानी ही वोबन होती है। तो फर्स्ट टाइम द चाइल्ड इज बिंग इंट्रोड्यूस टू अस, उसमें एक छोटा सा बच्चा है, रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, वो मतलब वो अपने पापा के आसपास घूम रहा है, पैरों के आसपास, एंड ही वॉज ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। ब्रिमिंग यानी फुल ऑफ, किस चीज़ से भरा हुआ है, लाइफ एंड लाफ्टर से, बिकॉज ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पैराग्राफ, कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं कि बच्चे आ जाओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, क्योंकि वो बार बार क्या होता है ना, पीछे छूट जाता है। एज ही लैग्ड बिहाइंड विथ हिज पेरेंट्स, लैग्ड बिहाइंड यानी पीछे छूट जाना, ओके, पीछे छूट जाता है। फैसिनेटेड, और वो क्यों पीछे छूटता है, व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों वो लैग्ड बिहाइंड हो जाता है, देखो, लैग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाई द टॉयज़ इन द शॉप, क्योंकि वो क्या देखता है, टॉयज़, फैसिनेटेड यानी गेट अट्रैक्टेड, फैसिनेटेड यानी वो अट्रैक्ट होता है टॉयज़ की तरफ और वही देखने में वो पीछे छूट जाता है, ओके। फैसिनेटेड बाई द टॉयज़ इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे, व्हाट डज इट मीन, कह रहा है कि एज ही लैग्ड बिहाइंड, वो पीछे छूट जाता है, क्यों, क्योंकि ही वॉज अट्रैक्टेड, वह किस चीज़ की तरफ देखते रहता है, टॉयज़ की तरफ जो शॉप्स में क्या हैं, डिस्प्लेड किए हुए हैं। एंड लाइंड द वे, आपने भी जब फेयर को विज़िट किया होगा तो आप देखते होंगे कि रोड के दोनों तरफ या फिर गलियों के दोनों तरफ चीज़ें डिस्प्लेड की हुई रहती है, तो वही लाइन द वे यानी डेकोरेट अरेंज किया हुआ था, स्टॉल लगे हुए थे। ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, बिंग ओबीडियंट, जब उसके पेरेंट्स ने उसे बुलाया तो ओबीडियंट होने के कारण ही हरीड, वह जल्दी से उनकी तरफ जाता है। His feet obedience to their call, his eyes still lingering यानी अभी भी वो देखते रहता है, continued देखते रहता है, on the receding toys यानी वो आगे जाता है, तो obviously खिलौने पीछे छूटते जाते हैं। As he came to where they had stopped to wait for him, और वो पहुंचता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसका इंतज़ार करें। He could not suppress the desire of his हार्ट, वो अपने हार्ट के डिज़ायर को रोक नहीं पाता है। एंड व्हाट वाज द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, इवन दो, हालांकि वो इस चीज़ को जानता है, इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़। अब क्या होता है, बिंग ओबीडियंट, वो चला तो जाता है अपने पेरेंट्स के पास, लेकिन अपनी एक डिज़ायर को वो सप्रेस नहीं कर पाता। सप्रेस यानी आप कोई चीज़ कहना चाहते हो और उसको रोक लेते हो, कोई फीलिंग्स या कोई बात को, लेकिन वो अपने डिज़ायर को रोक नहीं पाता है। हाउएवर, हालांकि वो जानता है, इवन दो यानी ये कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, वो जानता है कि उसके पेरेंट्स मना ही करेंगे, लेकिन फिर भी वो अपने इस डिज़ायर को रोक नहीं पाता है। किस डिज़ायर को, टू हैविंग अ टॉय। देखो,
सो नेक्स्ट में आते हैं, बच्चा क्या बोलता है, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लेडेड। प्लेडेड मीन्स रिक्वेस्टेड, अपने पेरेंट्स से वो बोलता है कि वो खिलौना चाहता है। हाउ एवर इवन दो ही न्यू कि ही वुड बी रिफ्यूज्ड, उसे मना कर दिया जाएगा, स्टिल ही टोल्ड। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, रेड आइड यानी एंगर, फुल ऑफ एंगर, गुस्से से उसके फादर उसकी तरफ देखते हैं। ओके, इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे, यहाँ टायरेंट्स बताती हूँ, हियर हिज फादर्स बिहेवियर इज बीइंग कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ क्या, टायरेंट्स। टायरेंट वर्ड यूज़ करते हैं ऐसे पर्सन के लिए हु हैज़ कंप्लीट पावर इन अ कंट्री, जनरली किंग के सेंस में पहले यूज़ किया जाता था, एंड यूजेज इट इन क्रूअल एंड अनफेयर वे, इसलिए कंपेयर किया जा रहा है कि टायरेंट्स जो होते हैं वो दूसरे के फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। तो उसके फादर जब व्हेन ही डिमांडेड हिज फादर, व्हेन ही जस्ट टोल्ड हिज फादर कि वो खिलौना चाहता है, तो उसके फादर बहुत एंगर से, गुस्से से देखते हैं। नाउ सी व्हाट वाज रिएक्शन टू हिज मदर, उसकी मदर का क्या रिएक्शन होता है, देखो। हिज मदर मेल्टेड बाई, यहाँ मेल्ट का मतलब पिघलने के सेंस में नहीं हो गया, मेल्टेड यानी अफेक्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे। फ्री स्पिरिट यानी क्या होगा, ये फ्री स्पिरिट का सेंस आया अच्छे वेदर की वजह से या खुशी वाले दिन की वजह से, उस सेंस में है। तो उसकी माँ जो थी दिन के कारण, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, वो काइंड थी, एंड गिविंग हिम हर फिंगर, अपने बच्चे को फिंगर देती हुई बोलती है, पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है और बोलती है, सेड, क्या क्या बोलती है, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। ओके, शी वांटेड टू डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन टुवर्ड्स समथिंग एल्स, और चाहती है कि वो डेविएट करे उसका अटेंशन दूसरे तरफ जाए, इसलिए वो अपने बच्चे को बोलती है क्या, कि देखो क्या चीज़ है वहाँ पे। ओके, शी ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो तुम्हारे सामने क्या है, वो ऐसे अपने बच्चे को बोलती है। सो what she was showing her child, it was a flowering mustard field। ओके, नरेटर बोल रहे हैं कि उसकी माँ किस तरफ दिखाती है, एक फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड की तरफ उसे दिखाती है। लुक, फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक, और वो फ्लावरिंग फील्ड कैसा है, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और उस मस्टर्ड फील्ड को कंपेयर किया जा रहा है ऐसे कि मेल्टिंग गोल्ड, गोल्ड आप सोना जानते हो उसका कलर कैसा होता है, येलो, और आप उसको पिघला दो तो कैसा लगता है, इवेन लगता है। इट वॉज लुकिंग, सो इट इज़ बीइंग कंपेयर्ड, क्यों, टू टेल अस, हम लोगों को ये बताने के लिए, ये इमेजरी सीन देने के लिए कि कैसा लग रहा था। इट सिम्स लाइक इट वॉज कवर्ड विद अ कर्टेन, मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, क्योंकि बहुत दूर में ये फैला था। अब देखो, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग, और वहाँ पे अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज आई थिंक यू पीपल नो, बचपन में ये लॉन्ग इंसेक्ट होता है, ठीक है, ड्रैगन फ्लाइज जो होता है लॉन्ग इंसेक्ट होता है, जिसके में 2 ट्रांसपेरेंट विंग्स इसके होते हैं, अंडरस्टूड। अब देखो, बसलिंग अबाउट, बसलिंग यानी मूविंग अराउंड, तो वहाँ पे इसको हम वो मूव कर रहा है अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, गॉडी मीन्स ब्राइट, एंड इंटरसेप्टिंग, और वहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज हैं, एक दो नहीं, सो मैनीज, और वो लोग इंटरसेप्ट कर रहे हैं। इंटरसेप्ट यानी रोकना, किसी को प्रिवेंट करना, कोई और फ्लाइट कर रहा है, मतलब बर्ड्स के सेंस में ही है, तो इंटरसेप्ट कर रहा है, रोक रहा है, द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाइज के बीच में एक बटरफ्लाई है, ठीक है, और उसके फ्लाइट को ये बीच बीच में आ जा रहा है, इंटरसेप्ट कर दे रहे हैं, उसके फ्लाइट को रोक रहे हैं, बीच में एक चूँकि ग्रुप है तो उसको वो फ्लाइट नहीं ले पा रहा है। इन सर्च ऑफ, और वो बटरफ्लाई किस चीज़ में है, किस चीज़ की खोज में है, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, यानी पहले तो उसकी माँ दिखाती है फ्लावरिंग फील्ड के तरफ, और बच्चा वहाँ पे क्या देखता है, वहाँ पे देखता है कि वहाँ बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज हैं जो मूव कर रहे हैं, और उस किसके रास्ते में बार बार आ जा रहे हैं, एक लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई के, जो किस चीज़ के सर्च में है, यहाँ इन सर्च ऑफ स्वीटनेस किसके बारे में बोला जा रहा है, बटरफ्लाई के बारे में। द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चा उनको फॉलो करता है। तब आप समझोगे कि बच्चा कैसे फॉलो करता है। सी,
उनको जहाँ जहाँ वो उड़ते हुए देखता है उसकी नज़रें पीछा करती हैं. सी द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज. गेज मतलब जहाँ जहाँ उड़ते हैं इंसेक्ट्स वो उनको देखता है, फॉलो करता है. टिल कब तक? जब तक वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स. जब तक उसमें से एक ने क्या किया? स्टिल इट्स विंग्स यानी अपने मूवमेंट को रोक दिया. एंड रेस्ट, बैठ गई. एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट. उसने कोशिश की उसे क्या करने की, पकड़ने की. बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग. फ्लटरिंग और फ्लैपिंग इज़ द मूवमेंट एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द, ठीक है, बर्ड्स और इंसेक्ट के लिए. जब वो अपने ये पंख को, उसको फड़फड़ाना भी आप बोल सकते हो, तो उड़ गया. अप इनटू द एयर when he had almost caught it in his hand. जब लगभग उसने पकड़ ही लिया था. he was almost, पकड़ने ही वाला था, तो क्या हो गया? ड्रैगन फ्लाई उड़ गया. then his mother gave a cautionary call. फिर उसकी माँ ने उसको फिर बोली, come child, come on to the footpath. Again his mother called out him, and come him just instructed him to follow their parents on footpath. Now see what happened. He ran towards his parents gaily. Gaily means happily. वो अपने पेरेंट्स के को फॉलो करता है कैसे? हैप्पली. Here a word has been given, gaily. And what abreast of them. Abreast of them means side by side. वो अपने पेरेंट्स के साथ चलने लगता है. Abreast of them for a while. कुछ समय तक तो साथ चलता है, लेकिन उसके बाद फिर वही बात. Again he was lagged behind. Okay. See, abreast side by side and facing the same way. Now see what happened. For a while Bing however soon left behind. लेकिन फिर से वो पीछे छूट जाता है. Soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath. Again his attention was distracted. अब इस बार वो किस तरफ डिस्ट्रैक्ट होता है? वो देखता है इंसेक्ट्स और वॉर्म्स को ऑन फुटपाथ. दैट वर्ड टीमिंग आउट. टीमिंग का मतलब समझ लो. टीमिंग वर्ड यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ बहुत ही लार्ज नंबर में कोई चीज़ बाहर निकलता है. टीमिंग आउट मीन्स प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, फुल ऑफ पीपल और एनिमल्स, लेकिन दैट आर मूविंग अराउंड. लेकिन यहाँ पर टीमिंग यूज़ किया गया है इंसेक्ट्स के लिए. रिमेंबर इट, टीमिंग आउट. ये भी है कि लार्ज नंबर में आ रहे हैं, पर इंसेक्ट्स फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू इंजॉय द सनशाइन. तो विंटर सीजन था तो वो भी आ रहे हैं, तो इंसेक्ट्स और वॉर्म्स आ रहे हैं तो उनको देखने लगता है वो. कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव. अगेन ही वॉज बींग कॉल्ड. फिर उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं. हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव. अब इस ग्रोव का मतलब समझो. ग्रोव वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज़, एक इस सेंस में, एक ये सेंस में यूज़ कर सकते हो. ग्रोव वर्ड का हम यूज़ करते हैं स्मॉल एरिया ऑफ लैंड विथ फ्रूट ट्रीज ऑफ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ इट. ग्रोव्स मतलब कहने का मतलब कि ग्रोव्स ऐसा हो सकता है जिसमें एक तरह का पेड़ हो, ठीक है, स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज. या फिर ऐसा भी हो सकता है लैंड जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप का फ्रूट्स हो या ट्रीज हो. तो वो वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं. फिर बच्चे को बुलाते हैं. वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स, जहाँ पे वो बैठे हुए हैं, देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल. एज यानी किनारे पे. ओके, वेल के किनारे पे. एज के लिए एज वर्ड हम यूज़ करते हैं द पार्ट फॉरदेस्ट फ्रॉम द सेंटर, मतलब वैसा पार्ट जो सेंटर से किनारे पे हो. ही रैन टूवर्ड्स देम, वह अपने पेरेंट्स की तरफ फिर से चला जाता है. ओके, फिर वो ग्रुप में पहुंचता है. नाउ सी अ शार ऑफ यंग फ्लावर्स. तभी क्या होता है? अ शार, देखो यहाँ पर इस वर्ड को मैं एक्सप्लेन करती हूँ. अ शार ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव. ओके, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर रेनिंग पैटल्स इन हिज हैंड्स. जब बच्चा ग्रोव में एंटर करता है तो क्या होता है? शार. यहाँ पर शार का मतलब वो आपका शार वो रेफर नहीं कर रहा है. इट्स नॉट रेफरिंग अ पीस ऑफ इक्विपमेंट और स्प्रे ऑफ वाटर दैट वी स्टैंड अंडर टू वॉश आवर सेल्व्स. यहाँ पे वो बाथरूम का शार नहीं है. यहाँ पे शार यूज़ किया गया है अ लार्ज, ये शार रेफर्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स दैट अराइव और फॉल टुगेदर. यहाँ पर
पेटल्स के बारे में यूज़ किया है कि जो बहुत लार्ज नंबर में गिरते हैं ऊपर से। ओके, शार ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, जैसे ही एंटर किया ढेर सारे फूल गिरने लगे एज ही एंटर द ग्रूव एंड ही फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, फिर से वो अपने पेरेंट्स को भूल गया और ही इनग्रॉस्ड हिमसेल्फ कहाँ पे, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स, वो किस चीज़ को कलेक्ट करने लगा, रेनिंग पेटल्स को। पेटल्स आप जानते होगे, बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, तो पार्ट ऑफ फ्लावर, कलरिंग पार्ट ऑफ फ्लावर, वो उसको कलेक्ट करने लगा। बट लो अगेन ही हर्ड द क्विंग ऑफ डोव्स, क्विंग वर्ड है साउंड है डव्स का और पीजन्स का, एंड रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा चिल्लाते हुए, शाउटिंग द डव, द डव। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और वो अब चूंकि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो गया, उसका ध्यान किधर चला गया, डव्स के कोइंग की तरफ, तो वो भूल गया, द ही जस्ट फॉरगॉट अबाउट द पेटल्स दैट वर इन हिज हैंड्स। कम, come child, come. Okay, they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to fair through the mustard fields. अब क्या हुआ, उन लोगों ने फिर से बच्चे को बुलाया जो कहाँ पे दौड़ रहा था। देखो किसके चारों तरफ, बनियान ट्री के। केपर्स का मतलब मैं बताती हूँ, यहाँ पर केपर्स है। केपर्स वर्ड यूज़ करते हैं, केपर वर्ड्स यूज़ करते हैं शॉर्ट जंपिंग और डांसिंग मूवमेंट्स को। तो वो जंप कर रहा था किसके तरफ, who had now gone running wild capers round the banyan tree की तरफ, and gathering him up, उसे उठाते हुए पेरेंट्स ने उसे पिक किया, and they took the narrow winding footpath which led to fair through the mustard fields, और वो लोग किधर चल पड़े, वाइंडिंग फुटपाथ, यानी वाइंडिंग यानी रास्ता जो था वो स्ट्रेट नहीं था। वाइंडिंग मीन्स हैविंग अ कर्विंग एंड ट्विस्टिंग शेप, जिसमें कर्व आते हैं, बहुत सारे मोड़ आते हैं, वो चल पड़े। नेक्स्ट, एज दे नियर्ड द विलेज, जब वो गांव के नज़दीक पहुँचे, सी एज दे नियर्ड द विलेज, नियर द विलेज, वेट यहाँ से इट इज़ नॉट विजिबल, once again let me tell you, explain. As they neared the village, the child could see many other footpaths. एक चीज़ मैं यहाँ और बता देती हूँ, ये चीज़ें सीखते जाओ, बहुत हेल्पफुल होंगी। यहाँ पे एक वर्ड है नियर्ड, नियर हम लोग समझते हैं कि नियर इज़ अ वर्ड एडजेक्टिव है, ठीक है। तो नियर यहाँ पे एडजेक्टिव से मेन वर्ब बनाया हुआ है, नियर से क्या बनाया हुआ है, नियर, तो इस चीज़ को याद रखना, जस्ट कीप इट इन माइंड। एज दे नियर्ड द विलेज, जब वो गांव के नज़दीक पहुँचे, मीन्स विलेज फेयर के नज़दीक, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स, वो बहुत सारे और भी फुटपाथ देख रहा था, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, थ्रॉन्ग्स रेफर करता है क्राउड को, कन्वर्जिंग टू द वर्लपुल ऑफ द फेयर, और ये सब क्या था, कन्वर्जिंग, किससे मिल रहा था, ये सारे फुटपाथ थे। उसने देखा कि और भी बहुत सारे रास्ते हैं और वो सारे कहाँ पे मिल रहे हैं, कन्वर्जिंग टू, कन्वर्जिंग यानी मिल रहे हैं कहाँ पे, टू द वर्लपुल ऑफ द फेयर, एंड फेल्ट, ठीक है, एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, यहाँ पर दो वर्ड यूज़ किया गया है, रिपेल्ड और फैसिनेटेड। पहले तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, ओके, और बट नेक्स्ट मोमेंट क्या हुआ, ही गेट अट्रैक्टेड by the confusion of the world he was entering. What is being said here कि जब उसने वो भीड़ वहाँ पे देखी, ओके, जब वो नज़दीक में पहुँचा, as they were about to reach the fair, जो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ पहुँचने ही वाला था, the child saw huge crowds of people, उसने देखा कि ह्यूज क्राउड्स, बहुत बड़ी भीड़ थी, और पीपल वॉकिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, और सारे डायरेक्शन से लोग आ रहे थे टुवर्ड्स द फेयर। द डेंस क्राउड स्केयर्ड हिम, पहले तो वो डरा, एंड ही फेल्ट रिपेल्ड, कैसा फील किया, रिपेल्ड, बट एंड ही स्टेप्ड बैक फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए वो पीछे हटा, वाइल बट द नेक्स्ट मोमेंट ही गॉट व्हाट, फैसिनेटेड, लेकिन दूसरे ही पल वो फिर अट्रैक्टेड हो गया बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, ओके। Now see the first thing that he encountered in that village, what it was, see, means on a way he was just looking so many things, but in fear, look, see what happened, a sweet meat seller, sweet meat, let me tell you what sweet meat is used, sweet refers to sweet candy, any food preserved in sugar,
स्वीट मीट किसके लिए यूज़ करते हैं? कोई भी स्वीट या कैंडी जिसको में क्या होता है, शुगर में जिसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। स्वीट मीट सेलर, तो वो बेच रहा था। हॉक्ड, हॉक्ड वर्ड यूज़ करते हैं कब? आपने देखा होगा हॉकर को, जो अपने सामान को कैसे बेचने की कोशिश करता है, टू ट्राई टू सेल थिंग्स बाय गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आस्किंग पीपल टू बाय देम। उसके लिए सिनोनिम्स आप पेडल भी यूज़ कर सकते हो, PEDDLE। तो यहाँ पर तो हॉक्ड वर्ब हो गया, इसका होता है हॉकर, तो वो बेच रहा था। एंड व्हाट ही वाज कॉलिंग आउट, अब ऑब्वियसली हॉकर तो नाम लेके चीज़ों को बेचते हैं। ही वाज सेइंग गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंट्रेंस के कॉर्नर पर। एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड, और भीड़ जो थी उसके काउंटर के पास इकट्ठी हो रही थी। ओके, प्रेस्ड राउंड, उसके काउंटर के पास वो कलेक्ट हो रही थी, भीड़ गैदर हो रही थी। प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स। यहाँ पे कह रहा है, इस लाइन को समझना कि वो वहाँ पे हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट। क्यों कंपेयर किया? कह रहा है कि आर्किटेक्चर से। इनफैक्ट देखो, द स्वीट्स वर डिस्प्लेड एट डिफरेंट हाइट्स, स्वीट्स जो था डिस्प्लेड किया हुआ था डिफरेंट हाइट्स पे, हमने देखा भी है, मेले में देखा होगा या फिर हॉकर को देखा होगा। एंड वर कवर्ड विथ फॉइल्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। द बॉयज़ माउथ वाटर्ड व्हेन ही शाइटेड हिज फेवरेट बॉफी। अब देखो, डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर, वही फॉइल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी। उसने आश्चर्य से देखा और हिज माउथ बिगेन टू वाटर, ही फेल्ट टेम्पटेड, हिज माउथ बिगेन टू वाटर, यानी उसके मुंह से पानी आने लगा। ही वॉन्टेड टू हैव दोज बर्फी, जब उसने देखा उसका फेवरेट कौन सा स्वीट था? बर्फी। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड, मर्मर्ड में स्पोक इन अ लो वॉइस, उसने बोला। मर्मर्ड का दूसरा वर्ड आप कह सकते हो, विस्पर बोल सकते हो, एंड स्पोक इन अ लो वॉइस। So he cited his favorite. He expressed his desire to get one in a low voice. क्यों? He slowly murmured. उसने अपने डिज़ायर बताई, but in slow voice. But he half knew, as he begged, that his plea would not be heeded. Heeded यानी ध्यान दिया जाएगा, मतलब वो जानता था. He was sure. He expressed his desire to get one, to get the burfi in a low voice. Why? Because he knew, क्योंकि वो जानता था that his रिक्वेस्ट वुड बी रिफ्यूटेड, उसका रिक्वेस्ट जो है उसको रिफ्यूट किया कर दिया जाएगा। रिफ्यूट यानी मना करना। देखो, मैं रिफ्यूट का सिनोनिम से बता देती हूँ तुम लोगों को। रिफ्यूट, रिफ्यूज़, डिक्लाइन, टर्न डाउन, ये जिसमें टर्न डाउन आपका फ्रेजल वर्ब हो गया। तो वो जानता था कि उसका रिक्वेस्ट को जो होगा, उसके रिक्वेस्ट को क्या कर दिया जाएगा? रिफ्यूट कर दिया जाएगा। फिर भी बट हाफ ही न्यू एज ही बेग दैट हिज प्लिया वुड नॉट बी हीडेड, मतलब उसके रिक्वेस्ट पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी, और क्या उसको कहा जाएगा? हिज पेरेंट्स, एज ही डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट हिज डिमांड वुड बी फुलफिल्ड, उसके पेरेंट्स उसको कहेंगे कि वो ग्रेडी है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना कुछ कहे हुए ही मूव्ड ऑन, वो चल पड़ा। नेक्स्ट, अ फ्लावर सेलर। उसके बाद नेक्स्ट थिंग दैट ही एनकाउंटर्ड इन द फेयर इज व्हाट? अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, he was just crying out about his things. A garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. irresistibly drawn का मतलब क्या? जब एकदम आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। वह फिर उस तरफ गया। He went towards the basket where the flowers stay हिप्ड। वो कहाँ पे गया? वो टोकरी बास्केट के पास गया जहाँ पे फ्लावर क्या था? हिप्ड था। हिप्ड यानी मतलब कलेक्टेड था, हीप में, ढेर में रखा था। एंड हाफ मर्मर्ड अगेन ही जस्ट स्पोक इन लो वॉइस, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, बट ही वेल न्यू, लेकिन फिर वो जानता था दैट हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़, मना कर देंगे उसको। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, देखो, रिफ्यूज़, रिफ्यूट, डिनाई, टर्न डाउन, रिफ्यूज़ टू बाई हिम, लेकिन वो जानता था, ही वॉज श्योर इनफ दैट हिज पेरेंट्स वुड डिक्लाइन और रिफ्यूज्ड हिज ऑफर, टर्न डाउन हिज प्रपोजल टू हैविंग फ्लावर्स। क्या कह के मना कर देंगे? बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। क्या बोलेंगे उसके फादर? यू डोंट नीड टू बाय इट बिकॉज दे आर चीप।
सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना आंसर का इंतज़ार किए ही मूव्ड ऑन, अगेन ही मूव्ड ऑन, चला गया वो. नेक्स्ट व्हाट हैपन, नेक्स्ट थिंग दैट ही एनकाउंटर केम अक्रॉस, अ मैन स्टूड. फिर अगली बार वो किस चीज़ को देखता है, ही जस्ट फाउंड a man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. आप भी जाते होगे तो देखते होगे कि वो बलून सेलर एक पोल में लेके और सेंटर्ड से पार्कोपाइन की तरह निकला हुआ रहता है बलून्स, वो बेच रहा था. पार्क्यूपाइन की तरह नहीं, पार्क्यूपाइन के ऊपर जो बॉडी में जो उसका ऊपर जो स्केल होता है उसकी तरह निकला हुआ था. द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाई रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन. बच्चा फिर से क्या हुआ, अगेन ही वॉन्टेड टू हैव दोज बलून्स एंड ही वॉज what he was filled with he was filled with he was filled with the overwhelming desire. well overwhelming desire means जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको overwhelming desire to possess them all. But he well knew, again he knew that his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys, so he walked on further. फिर से वो जानता था कि his plea would not be heeded. क्यों? क्योंकि इस बार उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि अब तो वो इतना बड़ा हो गया है कि अब उसको बलून से खेलने की ज़रूरत नहीं है. नाउ सी, अब देखो क्या होता है नेक्स्ट में. नाउ ही कम अक्रॉस अ स्नेक चार्मर. ओके, स्नेक चार्मर आपने देखा होगा, सपेरा जिसको आप लोग बोलते हो, स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच क्वाइल्ड इटसेल्फ. जो क्वाइल्ड यानी फोल्ड करके अपने उसको क्या बोलते हैं, उसके हेड को, फन को वो मोड़ के क्वाइल करके रखा हुआ था. इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक. लेकिन व्हेन ही स्टार्टेड टू प्ले द फ्लूट, स्नेक चार्मर, तो क्या हुआ, इसने अपना लिफ्ट किया. ओके, और फन को लिफ्ट किया और उसके बाद उसके मूवमेंट को नरेटर ने स्नेक के हेड के मूवमेंट को किस चीज़ से कंपेयर किया है, कंपेयर टू द मूवमेंट ऑफ द स्वान्स. स्वान इज द वाटर बर्ड, उसके मूवमेंट्स ऑफ अ स्वान. while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. और हम सारे लोग जानते हैं कि स्नेक डज नॉट हैव ईयर. आप तो बायोलॉजी आप लोग साइंस पढ़ते हो, उसमें देखा है, उसमें पढ़ा भी है कि स्नेक के ईयर नहीं होते. इनफैक्ट ही फील द वाइब्रेशंस. ओके, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग सेड. द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, वहाँ पे गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स मीन्स अनप्लीजेंट. बट ही न्यू कि उसके पेरेंट्स फिर उसको बोलेंगे कि ये तो अनप्लीजेंट म्यूजिक है. ही प्रोसीडेड फर्दर, वो आगे चल पड़ा. नाउ देर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. राउंड अबाउट, मेरी गो राउंड आप इसको बोल सकते हो, स्विंग बोल सकते हो. मैन वुमेन, सारे लोग वहाँ पर थे. मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन अ whirling मोशन. वो जो घूम रहा था उसमें वो लोग भी होते. एंड दे वर श्रिकिंग यानी मेकिंग लाउड नॉइज, वो चिल्ला रहे थे. विथ डिजी लाफ्टर. जब वो डिजी लाफ्टर मीन्स क्या, जब आप घूमते हो यू मस्ट हैव you people must have just experienced that dizzy laughter when we are on swing. Okay, the child watched them intently, बहुत ध्यान से देख रहा था. and then he made a bold request. इस बार he didn't whisper. This time what did he do? He didn't whisper, he did not murmur, he didn't speak in a low voice. This time his request was a bold one. Okay, and he told, I want to go on the roundabout, please father and mother. Okay, see what happened. There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there. But when he just turned to find out that his parents were not over there. Okay, he turned to look at his parents. They were not there. Ahead of him, ahead और के लिए दूसरा वर्ड आप in front of यूज़ कर सकते हो. उसके सामने नहीं थे. He turned to look on either side. फिर वो मुड़ा दूसरी साइड देखने के लिए. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. So he was looking here and there. यहाँ पर एक चीज़ हमें क्या पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ही वॉज कॉलिंग, उसके पेरेंट्स उसे बुला तो रहे थे, बट दे वर केयरलेस इनफ.
उसके पेरेंट्स केयरलेस तो थे कि बच्चे को छोड़ दिया, पता ही नहीं चला. Now he understood that he lost his parents in the fire. A full, deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. वहाँ से he understood that he got separated. Okay, वहाँ से वो झटके से वहाँ से दौड़ा, crying in a real fear, and he was afraid of. He started to shout in the fear, "Mother, father!" Tears rolled down from his eyes. उसकी आंखों से आंसू आने लगे, और वो tears कैसे थे? Hot and fierce. His flushed face, red face, was convulsed with, twisted with fear, panic stricken. वह panic stricken हो गया. And he was not knowing what to do. Okay, you can imagine the child who just lost a parents, who lost his parents in the fear. Okay, तो पैनिक स्ट्रिकन हम वर्ड यूज़ करते हैं जब हम एक्सट्रीमली एंक्शियस हो जाते हैं. एक्सट्रीमली मीन्स एक्सीडिंगली, वेरी मच, बहुत ज़्यादा एंक्शियस हो जाते हैं अबाउट समथिंग. तो इन अ वे दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम थिंकिंग, और आप कुछ सोच नहीं पाते हो, तो वो पैनिक स्ट्रिकन हो गया टू वन साइड. अब क्या हुआ? ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, देन टू द अदर. पहले कभी इधर जाता, कभी उधर, देन हिदर एंड दिदर. हिदर एंड दिदर वो का वर्ड ध्यान रखना, इन मेनी डायरेक्शंस. वैसे भी मैं वीडियो तो बनाऊंगी ही वर्ड मीनिंग पे एक्सप्लेन करते हुए, वो भी बाईलिंगुअल होगा. अब मैं आपको यूजेस लिखूंगी इंग्लिश में वर्ड्स के, और उसको एक्सप्लेन करूंगी हिंदी में. एक फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ, आई विल अपलोड वन मोर वीडियो ऑफ द सेम लेसन, बट दैट वुड बी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट वीडियो इन इंग्लिश ओनली. ओके, तो आपको दोनों, अगर आप वो भी देखना चाहते हो, यू कुड वॉच दैट वीडियो, और ये भी देख सकते हो. हिदर एंड दिदर इन मेनी डिफरेंट डायरेक्शंस, वो सब जगह देखा, इन ऑल डायरेक्शंस, knowing not where to go. And again he shouted, "Mother, father!" He wailed, वह रोने लगा. Wailed means क्या? Wailed was, अब आप कब यूज़ करते हो? To make a long, loud, high cry because you are sad or in pain. वो दर्द में था. His yellow turban came untied. उसकी पगड़ी जो थी untied हो गई. Untie means जो कोई चीज़ बंधा हुआ जाता वो खुल गया. And his clothes became, clothes already I have told you, अगर आप नहीं जानते हो तो फिर से मैं एक बार बता देती हूँ. क्लोथ्स वर्ड जो होते हैं, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्लोथ एंड क्लोथ्स. हियर इट इज़ क्लोथ्स, इसको क्लोथ्स पढ़ेंगे, CLOTHES, क्लोथ्स यानी स्टिच. ये ड्रेसेस को रेफर करता है, और एक होता है CLOTHS. रिमेंबर, सिर्फ ES, क्लोथ्स में ES होता है और क्लोथ्स में सिर्फ S होता है. प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस होता है, रिमेंबर इट. became muddy, कीचड़ में सन गया. having run to and fro, to and fro का मतलब ये idiom है, remember it. idiom backwards and forwards, इधर उधर वो दौड़ रहा था. in race of running for a while, कुछ देर तक वह दौड़ते रहा. he stood defeated, और फिर when he didn't find, तो कहा जा रहा है कि he stood defeated. his cries suppressed into shops, और उसका अब जब चीखना चिल्लाना जो था वो किस चीज़ में दब के रह गया? शॉप्स में सिसकियाँ लेने लगा. At little distance on the green grass he could see, थोड़ी दूरी पर देख रहा था कि लोग बैठे हुए थे. Through his filmy eyes, फिल्म मतलब एक लेयर जब जम जाता है, आंसुओं का लेयर. क्या देख रहा था? Men and women talking, वो लोग बात कर रहे थे. He tried to look intently, उसने बहुत ध्यान से देखने की कोशिश की among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his parents, and there was no sign of his father and mother among these people. कहीं नहीं था. Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. उसने ध्यान से देखा, but he couldn't find any sign of his parents among them.